तो रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। और मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। और आज रेडियो खुशी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज हम मिलके यहाँ पे भगत सिंह शहीद का शहीदी दिन मना रहे हैं, क्योंकि आज का वो दिन है जिस दिन हमारे शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। और आज के इस दिन पे हमारे साथ हैं कुंवर जापिंदर सिंह जी, सीनियर लीडर एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी उत्तराखंड। और आज उनके साथ हमने करनी है बातें और उनसे हमने जानना है हमारे देश के बारे में, हमारी आज की क्या व्यवस्था है और कैसे सपनों का देश सिरजना चाहते थे शहीद भगत सिंह जी। तो आइए सबसे पहले आज हमारे जो खास मेहमान हैं कुंवर जपिंदर सिंह जी, उनका रेडियो खुशी पर करते हैं स्वागत और उनके साथ करेंगे खूब सारी बातें। तो वीर कुंवर जपिंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरवेल जी। तो सर आज जो है बहुत विशेष दिन है, दोनों ही तरह से देखें तो। एक तरह से ऐसे कि आज हमारे देश के गर्व, क्योंकि शहीद हैं जो वो किसी भी देश के लिए एक पिलर का काम करते हैं। शहीदों की प्रेरणा से, शहीदों के आशीर्वाद से ही कोई देश आगे बढ़ता है। आप भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और आप शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की जो आज शहीदी हुई थी उसको कैसे देखते हैं? गुरवेल जी, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने देश के उन असंख्य वीरों, क्रांतिकारियों की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज का दिन बहुत विशेष है। आज के ही दिन जो शहीद आजम का खिताब भगत सिंह जी को दिया गया, एक 23 साल का युवा, इतना क्रांतिकारी युवा के उसने पूरी धारा ही बदल कर रख दी हिंदुस्तान की आजादी की, क्रांति की जो जंग थी उसकी। तो आज के ही दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों महानायकों को फांसी दी गई थी। और ये फांसी भी इसलिए दी गई थी कि पूरे देश के अंदर पूरा देश का युवा उनके जैसा क्रांतिकारी विचारों के साथ जुड़ता जा रहा था, उनके जैसा बनना चाह रहे थे। वो युवाओं की प्रेरणा बन चुके थे उस दौरान। और उससे अंग्रेज हुकूमत घबरा गई और उसी घबराहट में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन तीनों को फांसी दे दी जाए। तो इन महानायकों का हम लोगों ने इनकी कहानियां पढ़ी हैं, इनकी जीवनियां पढ़ी हैं, और हम ये मानते हैं कि देश के युवाओं को एक बार भगत सिंह जी की जीवनी को अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे दो चीजें होती हैं कि एक तो युवा भटकने से बचेगा और दूसरा वो अपने जीवन की जो ट्रूथ है, एक जो राजनीतिक और सामाजिक सोच का दायरा है, उसे बढ़ाकर देश सेवा के रूप में आगे आने में निश्चित तौर पर उसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, आपने ये बात बहुत अच्छी की। तो अब आप भी देश सेवा में, इस देश की सिर्जना में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगे हुए हैं। आप बीजेपी उत्तराखंड के स्पोक्स पर्सन भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं। तो मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा देश सिरजने का संकल्प था शहीद भगत सिंह का और उनके साथियों का, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी। उनका वो संकल्प भी हमारे लिसनर्स को ये जरूर बताएं कि ऐसा देश हमारे वो शहीद सिरजना चाहते थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन युवाओं ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इन सब के अंदर मौत का कोई भय नहीं था। ये वो आजादी के वो मत वाले थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल करा। अगर हम भगत सिंह जी की जीवनी को पढ़ें तो भगत सिंह जी समानता के अधिकार के बहुत बड़े पक्षधर थे। देश के अंदर जात पात, ऊंच नीच,
इन सब चीजों से ऊपर उठकर केवल और केवल एक भारतवासी होने का गर्व और एक भारतवासी होने की मर्यादा और एक भारतवासी होने का समर्पण जो उन्होंने साक्षात रूप में अपने जीवन में दिखाया, तो निश्चित तौर पर आज हमें भारत उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी जी। 1947 के बाद जिस तरह से देश के अंदर भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच की राजनीति का आयाम धीरे 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 बढ़ता चला गया और 70, 72, 75 के बाद वो अपने चरम पर आ गया, तो वो इन शहीदों के सपनों का भारत नहीं था, वो इन शहीदों की सोच के अनुरूप बनता हुआ भारत नहीं था जी। आज अगर हम देखेंगे तो अब पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से देश के अंदर एक परिवर्तन आया है, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, इन सब से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीयता का भाव जो देश की जनता के अंदर, आम जनमानस के अंदर और युवा के अंदर जो हमें नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये वो भारत है जो शहीदों के सपनों का भारत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, शहीद भगत सिंह जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एक समुच्चे भारतीयों का साझा देश सृजने की उनके अंदर तमन्ना थी। उनके अंदर ये तमन्ना थी कि हमारा जो देश हो उसमें किसी का शोषण ना हो। पर मैं इसके साथ साथ एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी आज ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो राजनीति ही जाति पाति की कर रही हैं। किसी को जाट वोट बहुत प्यारा है, किसी को दलित वोट प्यारा है, कोई किसी तरह मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। भारतीयों के वोटों से कोई भी सत्ता में आने की बजाय ऐसे चीज से जो सत्ता में आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? आपने हमारे मुंह की बात छीन ली गुरुवेल जी। अगर आप ये सवाल ना करते तो अगला सवाल हमारा आपसे ये था कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद आप बताइए कि कौन सा दल ऐसा हुआ जिसने जात पात धर्म के नाम पे राजनीति ना की हो, बिल्कुल बिल्कुल, ऊंच नीच के आपस में बांट के राजनीति ना की हो। और हमें गर्व है, गर्व है और हम ये गर्व महसूस करते हैं और आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आजादी से पहले समय सेवक संघ के रूप में, उसके बाद जनता पार्टी के रूप में और बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जो देश के अंदर, देश के युवाओं के अंदर जो राजनीति को में आगे आकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव जगाकर अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करा के जो सामाजिक और राजनीतिक एक रास्ता दिखाने का काम करती है, तो वो मात्र और मात्र एक भारतीय जनता पार्टी। इसलिए नहीं हम ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। जब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे, हम तब भी ये महसूस करते थे और ये देखते थे कि देश के अंदर इतने अनेकों राजनीतिक दल हैं विभिन्न प्रदेशों में, केंद्र में, लेकिन कोई भी देश को एक करने की बात नहीं करता। कोई भी देश के अंदर युवाओं को भारतीयता से जोड़ने की बात नहीं करता। केवल और केवल अपने एजेंडे, सत्ता लोलुपता और भेदभाव की राजनीति करके समाज को बांट के सत्ता हथियाने की दृष्टि से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश को एक करके आगे बढ़ने की दृष्टि से कोई और नहीं था। तो शायद यही कारण था कि हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में देश सेवा का संकल्प लिया और हमें खुशी है कि हम जिस संकल्प के साथ आगे आए थे, धीरे धीरे वो संकल्प आगे बढ़ता हुआ दिखा। बिल्कुल सर, इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक ऐसा यूनिफॉर्म वाला कोड है जो वो बीजेपी लेके आने का जिसका संकल्प था कि पूरे देश में एक ही यूनिफॉर्म कोड हो, वो क्या था और उसका क्या शहीद भगत सिंह के संकल्प के साथ कोई मेल बनता है? बिल्कुल, भगत सिंह की जो विचारधारा थी हमारे शहीद भगत सिंह जी की, तो वो तो यही थी
और उसे आज आजादी के बाद अगर उनके या उनके और भी शहीदों के, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात करें या हम चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें या जी। अपने सैकड़ों असंख्य उन क्रांतिकारियों की बात करें जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा या अपने सीने पर गोलियां खाई, छलनी हो गए, तो ये उन सबके सपनों का भारत है। उनके जी। जो एजेंडे थे, उनकी जो सोच थी, उन्हें हमें खुशी महसूस होती है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके सपनों को साकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक आम जनमानस का दिल जीतने में कामयाबी हासिल। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने ये देखा ना कि एक नया जो बिल लेके आए थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस बिल में ये था कि हमारे देश में चाहे वो किसी भी देश के प्रांत में रहता है, उनके लिए एक ही यूनिफॉर्म कोड होगा, शायद इस तरीके का था कुछ, मैं थोड़ा भूल ना रहा हूँ। तो वो सिविल जो एक ही तरह की यूनिफॉर्मिटी वाला था, वो क्या चीज़ थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पिछले आपने इंटरव्यू में भी उसके ऊपर बात की थी और मैं चाहता हूं कि उसके बारे में, शायद वो इसके साथ रिलेटेड है कि पूरे देश में एक ही तरह का जिड़ा है वो एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात थी। जी जी, और हमें हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा उत्तराखंड पहला राज्य है जो एक समान नागरिक संहिता या एक समान नागरिक अधिकारों की बात करने वाला राज्य बना और उसे कानून के रूप में लागू करने वाला राज्य बना। और ये उन शहीदों का भी सपना था कि पूरे देश के अंदर एक कानून हो, सब नागरिकों को एक जैसे अधिकार हो और उन अधिकारों के तहत हम राज्यों की और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया। अब हमारा दूसरा सवाल है। जी जी जी। देश आजाद हुआ 1947 में गुरुवेल जी। हाँ जी। और आप तो एक सच्चे सुच्चे सिख हैं जी। ये बताइए, इस भारत देश के अंदर जो बाल दिवस मनाया जाता था, उस बाल दिवस को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोटे साहिबजादों के नाम पे देश के अंदर घोषणा करी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले या भारतीय जनता पार्टी से पहले इस देश के अंदर क्या किसी ने नहीं सोचा कि जिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जिनकी 3 पीढ़ियों ने अपना सर्वोच्च, अपना पूरा परिवार निछावर कर दिया धर्म की रक्षा में, छोटे छोटे साहिबजादे चिनवा दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो क्या इस देशवासियों को अधिकार नहीं था कि उन बालकों के नाम से हम वीर बाल दिवस मनाएं? तो ऐसे क्या कारण रहे गुरुवेल जी? हमारा आपसे पलटकर सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही ये घोषणा करनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही ये घोषणा करनी? हाँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहली तो बात अपने लिसनर्स को ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम सभी को एक समान सत्कार देते हैं और सभी पार्टियों के साथ जो है समानता का भाव रखते हैं। परंतु इसमें मेरे अंदर एक चीज आ रही है। बिल्कुल, हाँ, बट मेरे हमारा क्वेश्चन है, ईमानदारी से हम उसका जवाब सुनना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये चीज मैं इसीलिए इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं उन लोगों के साथ जिन्होंने देश के सारे ही बड़े बड़े जितने भी अदारे हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो कुछ हैं, उन सभी के नाम ही एक पार्टी के लीडरों के ऊपर रखे हुए हैं। मेरी ये चीज है, क्योंकि जो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, मैं यहाँ पे ये कह देना चाहता हूं कि मेरा श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कोई भी विरोध नहीं है, परंतु फिर भी शहीदों की बजाय पॉलिटिकल बंदों के ऊपर जो नाम रखने थे, इसके ऊपर मैं तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने शहीदों को सम्मान दिया है। जो सियासी लोगों तक ही सीमित था, उसको सियासी लोगों से ऊपर उठकर उन्होंने हमारे देश के जो गुरु पीर संत शहीद हैं उनकी बात की, और मैं तो इसके पक्ष में हूं जी पूरा। और मुझे इस चीज़ का गर्व है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का भी उन्होंने जो दिवस मनाया, उसके बाद जितने काम किए ये बहुत अच्छे हैं। और हम लोग
इस करके इसकी सराहना करते हैं। इसलिए नहीं कि हम बीजेपी वाले नहीं, परंतु फिर भी इन चीज़ों को हम 100 से 100 नंबर देते हैं। तो सर इसके साथ ही एक और चीज़ आती है कि हम एक 1947 से लेके आपने जब ये बात शुरू कर ही ली है, तो मेरे से आपकी नॉलेज पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि 1947 में भगत सिंह जी का सपना पूरा हुआ तो हमारा देश आज़ाद हो गया, परंतु 1947 के बाद ये किस तरफ को चला, क्या हुआ, क्या हम उसके बाद है जो भगत सिंह ने जो चाहा था उससे कितना पीछे रहे और क्यों पीछे रहे, जिसका आज हमने काम शुरू किया? गुरुवेल जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और निश्चित रूप से राजनीतिक जागरूकता, इतिहास और समझ, ये तीनों ऐसे विषय हैं जब तक हमारे देश के वासी और हमारे देश का विशेष रूप से युवा इससे रूबरू नहीं होगा तो वो ये इन सच्चाइयों से अनजान ही रहेगा जी। ये वो देश है कि 1947 के बाद भारत आजाद तो हुआ जी, लेकिन वो आजादी सिर्फ एक दिखावटी आजादी बनकर रह गई जी। उसके बाद जहनी तौर पर जिस गुलामी की जंजीरों ने या जिस सिस्टम ने हमारे ऊपर सबसे ज्यादा मार करी, उसके कई प्रमाण हम सब लोगों ने देखे जी। ये वो देश है जहां साजिशन लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कर दी जाती है। ये वो देश है जहां से सुभाष चंद्र बोस जी को देश निकाला दे दिया जाता है जी। ये 47 के आसपास और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास के सारे घटनाक्रमों की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और आपके माध्यम से सभी हमारे सुनने वालों का बिल्कुल जी। ये वो देश है जहां जात पात ऊंच नीच की राजनीति का ऐसा हमने एक दृश्य देखा जिसकी वजह से हमारा पूरा देश दंगों की आग में जलता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो देश है जो विभाजन के समय 10 लाख से ज्यादा सिख और पंजाबी कत्लेआम का शिकार हुए, बेघर कर दिए गए। ये वो देश है जिस देश के अंदर जालिमों के नाम पर बिल्डिंगें और सड़कों के नाम 2014 से पहले तक उपस्थित थे जी। जिन लोगों ने कत्लेआम करा, जिन लोगों का शगल था कत्लेआम करना, अन्याय करना, उनके नाम पर हम लोगों ने सड़कों के और बिल्डिंगों के नाम रखे हुए थे। हमें शर्म आती है कि हमारे उस दौर के हुक्मरानों को इतनी भी समझ और इतनी भी शर्म नहीं आई कि हम किस देश को किस और लेकर जा रहे हैं। लेकिन जी 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 बिल्कुल, समय परिवर्तित होता है और जब समय परिवर्तित होता है तो बहुत सी चीजें समय के अनुसार अपने आप निकल कर आती हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम अपनी ही आंखों से हमने वो दौर भी देखा और आज हम उभरते हुए नए भारत का भी रूप देखा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं इसके साथ थोड़ी सी बात जोड़नी चाहूँगा। पंजाब, जिसको हम पूरे भारत के लिए अनाज का कटोरा कहते हैं, पंजाब के लोग जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब जी वो जो समुच्ची मानवता को एक बराबर की अहमियत देता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं। परंतु उस पंजाब में भी इलेक्शन जीतने के लिए पहले किसी को ऐसे खड़ा किया जाता है और फिर उसको ही ख़त्म करने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन भी चलाया जाता है, और उसके बाद जो आगे का दौर चलता है वो सारा क्या इसी पॉलिटिक्स से ही निकला हुआ था, जहां और कोई संदर्भ था? ये चीजें तो गुरुवेल जी जग जाहिर हो गई, इस पे बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, उन तथ्यों के ऊपर बहुत सी डिबेट हो चुकी हैं। तो ये तो सीधा सीधा दोष कांग्रेस के सिर पे जाता है कि उन्होंने केवल पंजाब ही नहीं, हाँ वो बात अलग है कि देश में पंजाब की सबसे ज्यादा हानि हुई क्योंकि पंजाब के अंदर एक वॉरियर कौम रहती है जिन्होंने सदियों से जुल्म का सामना करने के लिए, हमलों को रोकने के लिए अपनी आहुतियां दी। तो
देश के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति थी, तो निश्चित तौर पर उस कत्लो गारत और उस बिगड़ते माहौल का अगर हम सीधी तरह से आरोप किसी पे जाता है तो वो भारतीय कांग्रेस पार्टी पे जाता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल जी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भगत सिंह के सपनों का भारत कैसे सृजना है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है हमारे देश की सेंट्रल सरकार या स्टेट सरकार की तरफ से, इन सभी विषयों पर आज हमारे साथ बात कर रहे हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, सीनियर लीडर एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी उत्तराखंड। और सर के साथ ऐसे ही हमारी जो बातों का सिलसिला है निरंतर चलता रहेगा, परंतु उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटकर वापस आ रहे हैं। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर बने रहिए और सुनिए एक प्यारा सा हमारा देशभक्ति का सॉन्ग, और उसके बाद फिर हम करेंगे बातें कि हमारे देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या संकल्प लिए जा रहे हैं, क्या और नया कुछ किया जा रहा है, ताकि आज शहीद भगत सिंह के शहीदी दिन पर हम सिर्फ अपने देश की प्रगति और अपने देश की तरक्की के लिए ही ये प्रोग्राम है जो वो कर रहे हैं। और आप इसमें जो भी लिसनर्स बने हुए हैं बस बने रहिए और सुनते रहिए ये प्रोग्राम।